हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक है हमारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ध्यान से समझना, एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन आने के चांसेस हमेशा रहते हैं इस वाले टॉपिक से, तो बहुत आराम से समझेंगे। पहले डेफिनेशन लिख लो, क्या है। व्हेन H2 गैस एट लो प्रेशर, व्हेन H2 गैस एट लो प्रेशर इज टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब, इसके बारे में बताऊंगा ये क्या होती है। इन द डिस्चार्ज ट्यूब, तो डेफिनेशन पढ़ो। व्हेन H2 गैस एट लो प्रेशर इज टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का मतलब इंटेंस हीट आप प्रोड्यूस कर रहे हो एक तरीके से, है ना, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हो। ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज a spectrum is obtained with the help of प्रिज्म। तो क्या कह रहे हैं, H2 गैस लो प्रेशर पर प्रेजेंट है एक डिस्चार्ज ट्यूब में। ये जो डिस्चार्ज ट्यूब होती है ये हार्ड ग्लास ट्यूब होती है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करते हैं तो एक स्पेक्ट्रम बनता है। पहली बात तो स्पेक्ट्रम का बेसिक समझ लो क्या होता है। स्पेक्ट्रम का मतलब एक तरीके से इंप्रेशन है, जैसे हर एक के फिंगरप्रिंट अलग अलग होते हैं, तो हमारा जो फिंगरप्रिंट है वो एक स्पेक्ट्रम मान लो, ठीक है। आपका अपना स्पेक्ट्रम हो सकता है, मेरा अपना स्पेक्ट्रम हो सकता है। तो ये जो स्पेक्ट्रम है ये क्या एक तरीके से फिंगरप्रिंट है, किसके, H2 गैस के। अपन ये समझ लें इस तरीके से, बेसिक अगर समझना है तो ये कह रहे हैं कि जब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करते हैं तो एक स्पेक्ट्रम बनता है, और किसकी हेल्प से बनता है, वो प्रिज्म की हेल्प से। तो अपन एक काम करते हैं, डायग्राम से समझते हैं। अब मेरे पास ये ग्लास का ट्यूब है, इसमें कौन सी गैस भरी हुई है, H2 गैस, और यहां पर मैंने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर दी, ठीक। इंटेंस हीट देना है आपको, मतलब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का मतलब यह है कि हम यहां से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं, तो H2 गैस क्या करेगा, रेडिएशन एमिट करेगा, और उसको हम स्लिट की हेल्प से प्रिज्म से एनालाइज करेंगे। तो यहां पर प्रिज्म लगा दिया मैंने, तो जो लाइट यहां से आ रही है वो अलग अलग लाइट अलग अलग पैटर्न में स्कैटर हो जाएगी। तो हम उसको इस तरीके से बनाते हैं कि जैसे मान लो यहां पर एक प्लेट लगा रखी है मैंने, तो ये जो लाइट है ये इस तरीके से स्कैटर हो रही है। अब ये जो प्लेट बनी हुई है, ये प्लेट ऐसी बनी है, अगर मैं इसको सीधा कर दूं, ऐसे कर दूं, ठीक है, ये प्लेट कैसी थी, ऐसी, इसको मैं सीधा ऐसे कर दूं तो आपको कुछ ऐसा पैटर्न दिखेगा। इस प्लेट का नाम होता है फोटोग्राफिक प्लेट, है ना। तो आपको पैटर्न कुछ ऐसा दिखेगा इसमें, इस तरीके से लाइंस बनेंगी यहां पे। और आप ध्यान से देखो, ये जो लाइन के बीच का डिफरेंस है ये कम होता जाएगा, ऊपर जाते जाते ये कम होता जाएगा डिफरेंस, है ना। ऐसा पैटर्न दिखता है इसका। तो अब अगर मैं इस पैटर्न में ये जो स्पेक्ट्रम बना इसको अलग से बनाऊं, ठीक है, तो इस स्पेक्ट्रम से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं अपने। तो इस स्पेक्ट्रम को मैं अलग से बना रहा हूं, देखो जरा कैसे। सबसे नीचे एक लाइन बना दो और यहां लिख दो n = 1, ठीक। इसके ऊपर दूसरी लाइन n = 2। इस तरीके से लाइन होती है ये, n = 3, ये ऑर्बिट नंबर के अकॉर्डिंग, n = 4, n = 5, n = 6, n = 7 एंड सो ऑन। यहां पे लिख सकता हूं मैं n = ∞। ऐसी बहुत सारी लाइंस बनती हैं। अब होता क्या है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है। इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर में आता है, लोअर से हायर में आता है, ठीक है। हायर से लोअर वाले को एमिशन बोलते हैं, लोअर से हायर वाले को एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। लेकिन हम ये जो स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं, ये कौन सा पढ़ रहे हैं, एमिशन स्पेक्ट्रम, जिसमें इलेक्ट्रॉन हमारा हायर से लोअर में ट्रांजिशन करेगा।
अगर इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर ट्रांजिशन करेगा तो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ एमिट करेगा, तो वो हमें वेवलेंथ कैलकुलेट करनी होती है। बेसिक इसका क्वेश्चन होता है, वेवलेंथ हमें कैलकुलेट करनी है जब इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर में ट्रांजिशन करे। तो अगर इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर में, जैसे मान लो n इक्वल टू 2 था, तो 2 से इलेक्ट्रॉन अगर 1 पे फर्स्ट एनर्जी लेवल पे आया तो कुछ रेडिएशन एमिट करेगा, और जो रेडिएशन एमिट करेगा उसकी वेवलेंथ हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक, तो अब इसकी वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है जिसको बोलते हैं रिडबर्ग्स फॉर्मूला। रिडबर्ग्स फॉर्मूला, रिडबर्ग्स फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू RH(Z) स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, वेयर n2 इज ग्रेटर देन n1। मतलब n2 हायर एनर्जी लेवल है और n1 लोअर एनर्जी लेवल है, इस तरीके से। अब यहां पर ये जो 1 बाय लैम्डा है इसको मैं क्या लिख सकता हूं, न्यू बार भी तो लिख सकता हूं, वेव नंबर होता है 1 बाय लैम्डा, याद हो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में पढ़ाया था मैंने। और ये जो RH है इसको बोलते हैं रिडबर्ग्स कांस्टेंट, ये होता है रिडबर्ग्स कांस्टेंट। और रिडबर्ग्स कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.1 इंटू 10⁷ मीटर इनवर्स। ठीक है, ये वैल्यू आप याद रखोगे। और Z जो होता है वो होता है एटॉमिक नंबर। ठीक है, Z क्या है अपना? एटॉमिक नंबर। तो अब आपको कोई भी ट्रांजिशन बोल दें कि हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आ रहा है, तो जो रेडिएशन एमिट हो रही है उसकी वेवलेंथ निकालो, तो आप इस तरीके से निकालोगे। न्यूमेरिकल की बात हम बाद में करेंगे, पहले थोड़ा सा और समझते हैं इस थ्योरी को क्या है। अब ये जो हमने एनर्जी लेवल बनाए, तो जब इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर में ट्रांजिशन करता है तो अलग अलग पर्टिकुलर एनर्जी की जो स्टडी एनर्जी लेवल की जो स्टडी की गई वो अलग अलग साइंटिस्टों के द्वारा की गई। तो n इक्वल टू 1 में हम बोलते हैं जो भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन n इक्वल टू 1 में होता है तो उसको बोलते हैं अपन लाइमन सीरीज। तो ये लाइमन सीरीज होती है। n इक्वल टू 2 को बोलते हैं बामर सीरीज। n इक्वल टू 3 होता है पास्चन सीरीज। n इक्वल टू 4 होता है ब्रैकेट। n इक्वल टू 5 होता है लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फंड। और n इक्वल टू 6 होता है हम्फ्री। तो हमें यहीं तक स्टडी करनी है। ठीक है, बाकी और भी हो सकते हैं ये, लेकिन n इक्वल टू 6 तक ही हमें स्टडी करनी है। तो लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फंड, हम्फ्री। तो ये अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग टाइम पर इनकी स्टडी की थी, इनके जो रेडिएशंस हो रहे थे हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में। तो जिस पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में जो डी एक्साइटेशन हो रहा है ना, या फिर एमिशन हो रहा है, तो वो हम इस तरीके से चेक करते हैं। अब ये जो लाइट की वेवलेंथ है, जो फोटोन निकल रहा है उसकी वेवलेंथ है, वो वेवलेंथ पर्टिकुलर सीरीज में भी बिलोंग करती है। पर्टिकुलर सीरीज मतलब कौन सा रीजन हो सकता है, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इस टाइप से। तो इनके पर्टिकुलर रीजन भी होते हैं जो आपको याद रखना पड़ेगा। n इक्वल टू 1 में जो भी रेडिएशंस आती हैं हाइड्रोजन के लिए अल्ट्रावायलेट रीजन में आती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में मैंने आपको बताया था लेफ्ट टू राइट वेवलेंथ बढ़ती है, लेफ्ट टू राइट फ्रीक्वेंसी कम होती है। तो उसी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग अपन ने ये यहाँ पर वैल्यू, यहाँ पर इसके नाम लिख रहे हैं। अल्ट्रावायलेट के बाद आता है विजिबल, मतलब बामर सीरीज में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए जो भी रेडिएशंस निकलेंगी वो सब विजिबल रीजन में निकलेंगी। ठीक है, मतलब उनकी वेवलेंथ विजिबल वाली होगी। तो यूवी विजिबल। अगला होता है IR, इंफ्रारेड में निकलती है ये। ऊपर से आप 3 में आ जाओ तो इंफ्रारेड की वेवलेंथ होगी IR, 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 ये तीनों में इंफ्रारेड निकलती है। और इसमें होता है FIR। ठीक है, तो आप इसको याद कर लेना, यूवी विजिबल, IR, IR, FIR, इस तरीके से। तो मैंने क्या बता दिया आपको, ये जो पैटर्न होता है उसमें क्या क्या चीजें और ध्यान रखनी है। n इक्वल टू 1 2 3 4 ऐसे हमने एनर्जी लेवल असाइन कर दिए। लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फंड, हम्फ्री, ये अलग अलग साइंटिस्ट ने जो डिस्कवरी करी, जो वेवलेंथ कैलकुलेट करी उस टाइम पे वो हो गए। और यूवी विजिबल, IR, IR, FIR, ये इनके क्या हो गए, ये इनके रीजन हो गए जो वेवलेंथ के अकॉर्डिंग हम लिखते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसमें कि किसी पर्टिकुलर एनर्जी लेवल से आप लोअर एनर्जी लेवल में आओगे तो वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं थ्योरी समझा रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना क्या है। देखो, जब हाइड्रोजन गैस को लो प्रेशर पर एक डिस्चार्ज ट्यूब में लेते हैं, ठीक है, और जब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करते हैं तो स्पेक्ट्रम बनता है। किसकी हेल्प से बनता है? प्रिज्म की हेल्प से बनता है। ठीक है, स्पेक्ट्रम किसकी हेल्प से बनता है? ये प्रिज्म की हेल्प से बनता है। और यहां पर स्लिट लगा दी गई है। तो आप देखो जरा आप क्या हो रहा है यहां पर, जब H2 गैस में इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज आपने पास किया तो रेडिएशन एमिट हुई। तो प्रिज्म ने क्या कर दिया, उसको स्कैटर कर दिया और एक स्क्रीन पर, फोटोग्राफिक प्लेट नाम है इसका, इसको बोलते हैं फोटोग्राफिक प्लेट। तो स्क्रीन पर क्या पैटर्न बना, इस तरीके से पैटर्न बनता है स्क्रीन पर। अभी स्क्रीन ऐसी रखी है, उसको आप ऐसे करके देखोगे तो ऐसा दिखेगा। लाइंस के बीच का जो गैप है वो कम होता जाएगा। ठीक है,
और ये जो लाइन्स है वो मैंने यहां पर लिख दी है, यहां पर प्रोजेक्ट कर दी। और जो सबसे नीचे वाली लाइन है उसको फर्स्ट एनर्जी लेवल बोलते हैं, ऊपर वाली को 2 3 4 5 और आगे बढ़ते जाओ ऐसे इन्फिनिटी तक। n इक्वल टू 1 वाली सीरीज को लाइमन बोलते हैं, 2 वाले को बामर, पास्टन, ब्रैकेट, फंड, हमफरी, इस तरीके से। n इक्वल टू 1 में यूवी होता है, 2 में विजिबल होता है, फिर IR 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 FIR ये इनके जोन हो गए, जो वेवलेंथ की रेंज होगी उसके अकॉर्डिंग हमने लिख दिया। और हम जो भी यहाँ पर स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं वो कौन सा वाला पढ़ रहे हैं, एमिशन स्पेक्ट्रम, मतलब हायर से लोअर एनर्जी में आप आओगे। तो अगर हायर से लोअर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन आएगा तो कुछ रेडिएशन एमिट करेगा, तो जो वो रेडिएशन एमिट कर रहा है उसकी वेवलेंथ हम इस तरीके से निकालते हैं, जिसका नाम है रिडबक्स फॉर्मूला। ये फॉर्मूला का डेरिवेशन भी होता है, लेकिन आपको याद करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा मैं आइडिया देता हूं डेरिवेशन कैसे होता है। एक अपर एनर्जी लेवल ले लो, एक लोअर एनर्जी लेवल ले लो, और दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस निकाल लो -13.6 Z² से, और लैम्डा इज इक्वल टू HC अपॉन डेल्टा ई लगा दो आप, ठीक। तो वहां से आता है, उतना जरूरी नहीं, इसलिए मैं आपको बता नहीं रहा हूं। आप सीधे सीधे डायरेक्ट फॉर्मूला ध्यान रखोगे, और इसके न्यूमेरिकल में बहुत सारे वेरिएशन होते हैं, तो जिसको हम एक एक करके यहां पर मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखते जाना। नोट कर लो पहले इतना। अब मैंने आपको बताया था कि रिडबक्स फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब उसी पर बेस्ड क्या क्या वेरिएशन होते हैं क्वेश्चन के, वो मैं आपको बताते जा रहा हूं, ठीक है। तो ध्यान से बिल्कुल समझते जाना। क्वेश्चन पढ़ लो पहले। क्या है क्वेश्चन? ये है कि कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ फोटोन एमिटेड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इन H एटम मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम 2 to 1। हाइड्रोजन एटम के लिए n इक्वल टू 2 में कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक। थोड़ा सा क्वेश्चन भी समझ लेते हैं क्या है। n इक्वल टू 2 ये है और n इक्वल टू 1 ये है। इधर कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो हायर से कहां पर आ रहा है, लोअर एनर्जी लेवल में आ रहा है यहां पे। तो क्या करेगा, वो रेडिएशन एमिट करेगा। तो ये जो रेडिएशन एमिट कर रहा है इसकी वेवलेंथ हमें निकालनी थी। तो फॉर्मूला लगाएंगे अपन क्या, 1/λ इज इक्वल टू RH। Z कितना है हाइड्रोजन एटम के लिए, Z इज इक्वल टू 1, तो 1² 1/n1 कितना है, 1² माइनस n2 कितना है, 2²। n1 मैंने बताया था लोअर एनर्जी लेवल और n2 हायर एनर्जी लेवल, ठीक है। n2 इज ग्रेटर देन n1 होता है यहाँ। इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा, आंसर आ गया। तो 1/λ इज इक्वल टू RH, ये हो जाएगा आपका 1 - 1/4, जिसको मैं लिख सकता हूं RH इंटू 3/4। तो लैम्डा में क्या लिखूंगा, लैम्डा इज इक्वल टू, इसको पलट दो तो ये क्या आ जाएगा, 4/3 RH आ जाएगा। और RH आप यहां पे पुट कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं RH के फॉर्म में कैलकुलेट करना बता रहा हूं, बेसिक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं आपको, क्या है कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे। RH यहां रख देना 1.1 × 10⁻⁷ मीटर इनवर्स वाला, तो मीटर में आपका आंसर आ जाएगा। तो किस तरीके से क्वेश्चन करना है देख लो एक बार। अब सेकंड क्वेश्चन देखना क्या कह रहे हैं। अब वेरिएशन देखो कैसे होते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया वेरिएशन होते हैं। कैलकुलेट द लैम्डा मतलब वेवलेंथ फॉर सेकंड लाइन ऑफ बामर सीरीज, बामर सीरीज की सेकंड लाइन के लिए फॉर He+ आयन। अब ये वाली बात ध्यान से समझना, इसको अंडरलाइन करना है, सेकंड लाइन ऑफ बामर सीरीज। इसका मतलब क्या है वो समझो। जैसे n इज इक्वल टू 1 था तुम्हारा, फिर क्या था, n इज इक्वल टू 2 था, फिर n इज इक्वल टू 3 था, फिर n इज इक्वल टू 4 था, एंड सो ऑन, इस तरीके से था। अब अगर मैं आपसे बोलता हूं सेकंड लाइन ऑफ बामर सीरीज, इसका मतलब क्या है, जो ट्रांजिशन हो रहा है, मतलब जो फोटोन एमिट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लाइन बताते हैं। कैसे, सेकंड लाइन ऑफ बामर का मतलब क्या, देखना जरा, n इक्वल टू 2 पे आपको आना है, बामर सीरीज लिखा है मतलब यहां पर आना है, तो इसकी पहली लाइन पता है क्या होगी, 3 से 2 ऐसा, ये फर्स्ट लाइन ऑफ बामर हो गई। सेकंड क्या होगी, 4 से 2, बताओ थर्ड क्या होगी, 5 से 2 ऐसा। तो ये बामर की पहली लाइन, ये बामर की दूसरी लाइन, ये बामर की तीसरी लाइन, इस तरीके से होता है। बिल्कुल बेसिक से समझना है ना। चलो एक बार बताओ लाइमन की पहली लाइन, तो लाइमन की पहली लाइन होगी 2 से 1, सही बात है। लाइमन की दूसरी लाइन 3 से 1, लाइमन की तीसरी लाइन 4 से 1, लाइमन की चौथी लाइन 5 से 1, इस तरीके से लाइन होती है। तो इसका मतलब समझ गए होगे आप क्या होता है। तो अब बामर की सेकंड लाइन का मतलब क्या है, इसमें से वो हटा देता हूं जो काम की नहीं है, एक तो ये हटा रहा हूं और एक ये। तो बामर की सेकंड लाइन का मतलब हो गया आपका ये वाली लाइन 4 से 2, तो इसका n1 क्या हो गया 2 और इसका n2 क्या हो गया 4। अब आप लगाओ फॉर्मूला 1/λ इज इक्वल टू RH Z²। अब ध्यान देना जरा, हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ा है, हाइड्रोजन जैसा ही ये 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम वाला होता है, मतलब बोहर थ्योरी 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए लगती है और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए लगा सकते हो। तो He+ में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन के लिए कुछ भी हो आप लगा सकते हो, He+, Li2+, B3+ एंड सो ऑन, Na10+, सबके लिए लगा सकते हो जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो। तो RH Z², Z क्या हीलियम का 2, 1/n1² - 1/n2², इस तरीके से।
तो मेन चीज इसमें समझने वाली थी ये, बाकी कैलकुलेशन तो हम कर लेंगे। मेन समझने वाली चीज क्या थी, सेकंड लाइन ऑफ बामर सीरीज का मतलब क्या है। सेकंड लाइन ऑफ बामर सीरीज का क्या मतलब, एक बार फिर से बता रहा हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 से 2 होता तो फर्स्ट लाइन, 4 से 2 है तो सेकंड लाइन, थर्ड लाइन बोले तो 5 से 2 बामर के लिए। तो अब इसको सॉल्व कर लेते थोड़ा सा। ये आ गया 1 बाय लैम्डा आर एच इंटू 4, इसको सॉल्व करो 1 बाय 4 माइनस 1 बाय 16, तो 1 बाय लैम्डा आर एच। मैं एक काम करता हूं, यहां से 1 बाय 4 को कॉमन ले लेता हूं, तो ये बचेगा 1 माइनस 1 बाई 4, ये कट गया और इधर 3 बाई 4 आ गया। तो लैम्डा इज इक्वल टू, पलट देंगे उसको तो 4 बाई 3 आर एच आपका आ जाएगा। इस तरीके से अपन कैलकुलेट करते हैं। समझ गए बात को। अब इसमें और भी वेरिएशन है, अभी बहुत सारे वेरिएशन है, देखते जाना। तो नोट करो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। अब अगला वेरिएशन देखो, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द सीरीज लिमिट ऑफ लाइमन सीरीज फॉर Li2 प्लस आयन। अब ये जो सीरीज लिमिट होता है, इसका मतलब क्या होता है, सीरीज लिमिट का मतलब होता है लास्ट लाइन, ये ध्यान रखना, लास्ट लाइन। तो सीरीज लिमिट का मतलब लास्ट लाइन, किसके लिए, लाइमन सीरीज। तो लाइमन सीरीज की लास्ट लाइन क्या होगी, n2 हो जाएगा इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से कहां पर जाना है आपको, n1 इज इक्वल टू 1 पे। लेकिन किसके लिए, Li2 प्लस आयन मतलब z इसका 3 हो गया, इस तरीके से। तो अब आप फॉर्मूला जानते हो क्या लगाओगे, 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर एच जेड स्क्वायर 3 स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन n2 स्क्वायर, इस तरीके से। बहुत इजी है। तो ये आ गया आपका 1 बाय लैम्डा 9 आर एच यहां पर, और ये आपका क्या बचा, 1 ही बचा। क्यों, ये 1 अपॉन इन्फिनिटी तो 0 हो गया, तो लैम्डा क्या आ गया, 1 अपॉन 9 आर एच। इस तरीके से सॉल्व करना है। तो मेन चीज समझ लो क्या, वेरिएशन देख लो बस आप, क्या बहुत ईजी है। सीरीज लिमिट का मतलब होता है लास्ट लाइन, किसी के लिए बोले Li, He, H कोई भी बोल दे आपको, 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होना चाहिए, तो यहां Z पुट कर देना उसके अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं, पढ़ो। फाइंड लैम्डा मिनिमम एंड लैम्डा मैक्सिमम फॉर लाइमन सीरीज फॉर H एटम। ठीक है, तो लैम्डा मिन और लैम्डा मैक्स निकालना है। अब आपको थोड़ी पता है कि लैम्डा मिन और लैम्डा मैक्स पहली बार में कि कहां से कहां ट्रांजिशन होना है। तो एक काम करते हैं, इतना तो पक्का है कि लैम्डा मिन और लैम्डा मैक्स फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन में से कोई एक होगा, सही बात है। तो लाइमन सीरीज की पहली लाइन बताओ क्या है, तो फर्स्ट लाइन लाइमन सीरीज की क्या होगी, n2 इज इक्वल टू 2 से आप कहां पे आओगे, n1 इज इक्वल टू 1 पे, सही बात। लास्ट लाइन बताना मुझे क्या होगी, लास्ट लाइन क्या होगी, लास्ट लाइन मतलब n2 इज इक्वल टू इंफिनिटी से आप कहां पर आओगे, n1 इज इक्वल टू 1 पे आओगे, सही बात। तो आप क्या करो, इसका लैम्डा और इसका लैम्डा निकालो, जो कम आएगा वो मिन हो जाएगा, जो ज्यादा आएगा वो मैक्स हो जाएगा। तो इसका लिए मैं निकाल रहा हूं 1 बाय लैम्डा आर एच, Z बता दो क्या है, हाइड्रोजन एटम है तो 1 स्क्वायर 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर। तो 1 बाय लैम्डा सॉल्व कर लेते थोड़ा सा, आर एच ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई 4, तो लैम्डा आ गया 4 बाय 3 आर एच। ठीक है, अभी मुझे नहीं पता कि ये क्या है, मिन है कि मैक्स है, वो तो दूसरा निकाल के कंपेयर कराएंगे ना हम। इसके लिए बताओ 1 बाय लैम्डा आर एच 1 स्क्वायर 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी स्क्वायर, सही बात। अब लैम्डा क्या आ गया, 1 बाय आर एच आ गया। क्यों, ये इधर का तो 1 हो जाएगा और ये आप अपोजिट कर दोगे। तो अब आप ध्यान से देखो, एक लैम्डा आपका ये है और एक लैम्डा ये है, तो मुझे बताओ 4 बाई 3 और 1 में कौन सा बड़ा है, 4 बाई 3 बड़ा है ना, आर एच तो कॉमन ही आ रहा है ना। तो 4 बाई 3 बड़ा है, इसका मतलब ये लैम्डा क्या होगा, मैक्स, और ये लैम्डा क्या होगा, मिन। चलो ये बात तो वो थी कि जब क्वेश्चन में दोनों पूछे थे, सही है ना। अगर मान लो आपको मैक्स नहीं मिन पूछते तो क्या हम दोनों निकालते, पहली बार में तो दोनों निकालते, लेकिन आज के बाद याद कर लेना, अब आपको पता चल गया ना। तो अब अगर कभी लैम्डा मिन या लैम्डा मैक्स दो में से कोई एक पूछे तो आप क्या बोलोगे, किसी भी सीरीज की, इंपॉर्टेंट पॉइंट है लिख लो, किसी भी सीरीज की फर्स्ट लाइन जो है, कोई भी सीरीज हो, फर्स्ट लाइन जो है वो आपको लैम्डा मैक्स देती है, और किसी भी सीरीज की लास्ट लाइन जो है वो आपको लैम्डा मिन देती है। आपके सामने लिखा, पूरा डेरिवेशन किया, पूरा अपन ने न्यूमेरिकल देखो। तो किसी भी सीरीज की फर्स्ट लाइन का मतलब लैम्डा मैक्स, और किसी भी सीरीज की लास्ट लाइन का मतलब लैम्डा मिन, इस तरीके से करना है। नोट कर लो, फिर मैं और क्वेश्चन करवाता हूं आपको। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अब और भी वेरिएशन है इसमें, देखना। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहे हैं, इफ एन इलेक्ट्रॉन मेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम थर्ड एक्साइटेड स्टेट
टू ग्राउंड स्टेट इन बेरिलियम 3 पॉजिटिव आयन, फाइंड वेव नंबर न्यू बार। अब आपको वेव नंबर निकालना है। अच्छा, थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था बोर्स थ्योरी में। एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या होता है? एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है जो भी आपका यहाँ एक्साइटेड लिखा है उसमें एक ऐड कर दो तो वो n की वैल्यू आ जाती है ना। तो अगर मैं बोलता हूं थर्ड एक्साइटेड स्टेट, इसका मतलब n क्या हो गया आपका 4, तो n 4 हो गया, जिसको मैंने n2 बोल दिया। ग्राउंड स्टेट का मतलब n1 क्या हो गया आपका 1, और बेरिलियम 3 पॉजिटिव है तो z कितना हो गया इसका 4। फॉर्मूले में पुट करो, आंसर पाओ। 1/λ इज इक्वल टू RH, z कितना है आपका 4 स्क्वायर, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अच्छा, 1/λ ही तो न्यू बार होता है, तो आपको सीधा सीधा न्यू बार ही निकालना है। अब तो ये हो गया RH इंटू 16 और ये हो गया 1 माइनस 1/16। इसका एलसीएम वगैरह ले लो तो RH इंटू 16 और ये हो गया 15/16, ये उड़ा दो तो न्यू बार कितना आ गया आपका 15 RH। यहां RH की वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। तो तरीका क्या है वो समझ लो। थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या हो गया? थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब n की वैल्यू कितनी हो गई यहां पर 4, और ग्राउंड स्टेट मतलब n की वैल्यू कितनी हो गई 1। बेरिलियम 3 पॉजिटिव आयन तो z हो गया 4, फॉर्मूला लगा दिया अपन ने, सीधा आंसर आ गया। एक और वेरिएशन देखो यहां पर, आपको लैम्डा निकालना है H अल्फा लाइन। H अल्फा लाइन का मतलब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की अल्फा लाइन मतलब फर्स्ट लाइन, ऐसा होता है अल्फा बीटा गामा डेल्टा। अल्फा का मतलब फर्स्ट लाइन, बीटा का मतलब सेकंड लाइन, गामा का मतलब थर्ड लाइन और डेल्टा का मतलब फोर्थ लाइन। ये ऐसा होता है। तो H अल्फा लिखा है मतलब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए, हाइड्रोजन के लिए नहीं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए अल्फा लाइन, ऐसा बोल रहे हैं। अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम तो हाइड्रोजन में भी लगता है, हीलियम प्लस में भी लगता है, Li2 प्लस में भी लगता है, Be3 प्लस में भी लगता है एंड सो ऑन, बहुत सारे में लगता है जिनमें 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। तो अल्फा लाइन कौन सी? मतलब पहली लाइन किसकी? बामर की। तो बामर की फर्स्ट लाइन क्या होगी? N2 3 और N1 क्या होना चाहिए 2। भाई 3 से 2 ही तो फर्स्ट लाइन होगी बामर की, और Li2 प्लस है तो Z कितना हो गया इसका 3। फॉर्मूले में पुट कर दो तो 1/λ इज इक्वल टू RH, Z है 3 स्क्वायर 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर। सॉल्व कर लो थोड़ा, 9 RH हो गया ये, और यहां आ गया 1/4 माइनस 1/9 और इसका एलसीएम आएगा 9 RH। 9 माइनस 4 ऊपर आ गया मतलब 5/4 इंटू 9, 9 से 9 उड़ा दो तो ये 1/λ आया, तो लैम्डा क्या आ जाएगा 4/5 RH। इस तरीके से सॉल्व करना है क्वेश्चन आपको। यहां पर ध्यान देना, ये जो लिखा है ना H अल्फा लाइन, H अल्फा लाइन का मतलब फर्स्ट लाइन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए, ठीक है, फर्स्ट लाइन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए। और किस सीरीज के लिए? बामर सीरीज के लिए, मतलब 3 से 2, और कौन सा आयन है? Li2 प्लस मतलब Z3। इस तरीके से आपको क्वेश्चन अप्रोच करना है। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए, इतने में आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और एग्जाम में इन्हीं जो क्वेश्चन जो मैंने करवाए हैं 6, इनमें से ही कोई ना कोई क्वेश्चन किसी ना किसी टाइप का आने के चांसेस हैं। इसको नोट कर लो। फिर इसमें एक और टाइप का क्वेश्चन होता है स्पेक्ट्रल लाइन से रिलेटेड, तो वो मैं समझाता हूं, पहले आप ये नोट कर लो। अगला टॉपिक है हमारा स्पेक्ट्रल लाइंस। अब स्पेक्ट्रल लाइन का मतलब क्या होता है? स्पेक्ट्रल लाइन का मतलब है जो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आ रहा था, इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांजिशन हो रहा था, तो वो कितने टाइप के डिफरेंट फोटोन एमिट करेगा, तो वो हम बोलते हैं स्पेक्ट्रल लाइन। उसका मतलब क्या है पहले वो समझो। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, n=4 में कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था और वो n=1 में ट्रांजिशन कर रहा है, मतलब n=4 से 1 में वो आ रहा है, तो कितने डिफरेंट टाइप के फोटोन होंगे, मतलब कितनी चॉइसेस होंगी 4 से 1 पर आने की, उसको हम स्पेक्ट्रल लाइन बोलते हैं। तो 4 3 2 1, तो ये n1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया, ठीक। अब 4 3 2 1 जो ट्रांजिशन होना है वो 4 से 1 पे होना है। तो जैसे मान लो आप 4th फ्लोर पे खड़े हो, ठीक है, ये आप वो 4th फ्लोर पे खड़े हो, आपको 4 से 1 पे आना है, तो आप सीधे जंप लगा दो, तो एक चॉइस ये हो गई, मतलब एक इस टाइप का फोटोन निकलेगा, तो एक चॉइस ये हो गई। कोई ऐसा भी बोल सकता है नहीं, हम पहले 4 से 3 पे आएंगे फिर हम जंप लगाएंगे, तो ये भी एक चॉइस हो सकती है। तो ये और ये दोनों, मतलब टोटल 3 हो गई। और क्या हो सकता है, कोई बोले नहीं हम 4 से पहले 3 आएंगे, फिर 3 से 2 आएंगे, फिर 2 से 1 आएंगे, ऐसा करेंगे, ये भी हो सकती है।
तो 1 2 3 4 5 6, और सुनो 4 से 2, ऐसा भी हो सकता है 4 से 2 आओ, 2 से 1 आओ, 7 8, तो टोटल 8 आपको दिख रही है, लेकिन इसमें से कुछ रिपीट हो रही हैं, तो जो रिपीट होने वाली ट्रांजिशन है वो हम हटा देंगे। जैसे 2 से 1 वाले 2 बार आ रहा है, तो एक मैं ये हटा देता हूं, ठीक है, एक बार लेना है। और बताओ और कौन सा रिपीट हो रहा है? 4 से 3 वाला रिपीट हो रहा है, तो एक ये मैं हटा देता हूं। तो आप देखो टोटल चॉइस, टोटल डिफरेंट टाइप के फोटोन जो है वो कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6, तो हम बोलेंगे टोटल स्पेक्ट्रल लाइंस इज इक्वल टू 6। लेकिन अगर मान लो मैं इसी क्वेश्चन में ऐसा बोलता कि 15 से 1 पे आ रहे हो, तब तो आप ऐसे बहुत सारे बनाओगे, पागल हो जाओगे। तो उससे बचने के लिए एक सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, वो आप लगा दिया करो। तो यहां लिख रहा हूं मैं फॉर्मूला, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस या डिफरेंट फोटोन जो होंगे स्पेक्ट्रल लाइंस इज इक्वल टू, ये जो होगा इसका फॉर्मूला डेल्टा एन इंटू डेल्टा एन प्लस 1/2, ये आपको लगाना है, ठीक। और डेल्टा एन क्या है? डेल्टा एन इज इक्वल टू n2 माइनस n1, ये होता है। अब इसी क्वेश्चन को फॉर्मूले से करेंगे, तो n इक्वल टू 4 था, तो आपका n2 क्या था 4, और n1 क्या था आपका 1, तो डेल्टा n क्या हो गया आपका 3। फॉर्मूला लगाओ, स्पेक्ट्रल लाइंस शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं SL, स्पेक्ट्रल लाइंस इज इक्वल टू डेल्टा एन इंटू डेल्टा एन प्लस 1/2, तो ये हो गया आपका 3 इंटू 4/2, 3 इंटू 2 कितना हो गया आपका 6। तो देखो वही आया, लेकिन ये काउंट करने से आया और ये फॉर्मूला लगाने से आया। छोटे क्वेश्चन में तो आप काउंट भी कर सकते हो, लेकिन बड़ा क्वेश्चन आ गया तो काउंट कैसे कर पाओगे? जैसे मान लो क्वेश्चन लिखा है फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस व्हेन इलेक्ट्रॉन मेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम 9th एक्साइटेड स्टेट, 9th ES मतलब एक्साइटेड स्टेट, टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। 9th एक्साइटेड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आ रहा है, इसका मतलब क्या है? 9th एक्साइटेड स्टेट मतलब n क्या हो जाएगा आपका 10, एक ज्यादा हो जाता है, और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब n क्या हो जाएगा आपका 2, एक ज्यादा हो जाता है। तो डेल्टा n क्या आ गया? डेल्टा n आ गया आपका 10 माइनस 2 मतलब 8, n2 माइनस n1, और स्पेक्ट्रल लाइन SL इज इक्वल टू 8 इंटू 8 प्लस 1/2, डेल्टा एन इंटू डेल्टा एन प्लस 1/2, तो 2 से ये कैंसिल हो गया 4 टाइम्स, तो 4 इंटू 9 36 स्पेक्ट्रल लाइंस आएंगी आपकी। तो फॉर्मूले से कितना जल्दी आ गया? आप करते तो बहुत टाइम खराब हो जाता, आप इस तरीके से करोगे तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, नोट कर लो। फिर इसमें एक वेरिएशन और होता है स्पेक्ट्रल लाइन में, बताता हूं मैं आपको। अगला जो टॉपिक है जो मैंने बताया था स्पेक्ट्रल लाइन का वेरिएशन, वो ये है स्पेक्ट्रल लाइन इन पर्टिकुलर सीरीज। अगर पूछ ले, जैसे ये तो अपने पास टोटल स्पेक्ट्रल लाइन थी जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। स्पेक्ट्रल लाइन इन पर्टिकुलर सीरीज मतलब कोई एक सीरीज बोल देंगे, लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, इस टाइप से। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसका भी फॉर्मूला ध्यान रखेंगे। स्पेक्ट्रल लाइन इन पर्टिकुलर सीरीज इज इक्वल टू होता है n2 माइनस n डैश, वेयर n2 इज हायर एनर्जी लेवल। n2 क्या है आपका? हायर एनर्जी लेवल, और जो n डैश है वो क्या है आपका? सीरीज नंबर। सीरीज नंबर का मतलब लाइमन के लिए 1, बामर के लिए 2, पास्टन के लिए 3 एंड सो ऑन, जो अपन ने याद कर रखे हैं पहले। तो इस तरीके से हमें अप्लाई करना है। कैसे करोगे? क्वेश्चन के फॉर्म में समझेंगे। फाइंड स्पेक्ट्रल लाइंस इन बामर सीरीज when electron makes transition from 14th excited state to ground state, GS मतलब ग्राउंड स्टेट। 14th एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आना है, मतलब N2 आपका क्या हो गया
N2 हो गया 14th एक्साइटेड स्टेट, मतलब क्या करोगे, ज्यादा कर दोगे 15। अब यहां पर आप एन डैश क्या लोगे, कई लोग गलती ये करते हैं ग्राउंड स्टेट का 1 ले लेते हैं, वो नहीं करना। यहां क्या पूछा है, स्पेक्ट्रल लाइन इन बामर सीरीज, तो इसका सीरीज नंबर एन डैश 2 होता है, बामर सीरीज 2 पर आती है, तो एन डैश इज इक्वल टू क्या आएगा आपका 2। तो अब आपके आ जाएंगे स्पेक्ट्रल लाइंस इन बामर सीरीज इज इक्वल टू 15 माइनस 2 N2 माइनस एन डैश 13, ये लगाना है ऐसे। तो आपको N2 माइनस एन डैश लगाना है। आपको यहां उन्होंने भले ही बोला है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन 14th एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप एन डैश को 1 ले लो, वो यहां से पता चलेगा कौन सी सीरीज दे रखी है। ठीक, एक क्वेश्चन और मैं करके बता रहा हूं। फाइंड स्पेक्ट्रल लाइंस इन यूवी रीजन, ठीक है, थोड़ा वेरिएशन भी कर दिया मैंने, इन यूवी रीजन व्हेन इलेक्ट्रॉन मेक्स ट्रांजिशन, when electron makes transition from 7th excited state to ground state। 7th एक्साइटेड से ग्राउंड पे आना है तो आपको बताना है यूवी रीजन में कितनी होंगी। अब आपको रीजन तो याद है, यूवी रीजन कहां आता है, लाइमन में आता है, और लाइमन कहां आती है, n=1 में। तो यहां पर 7th एक्साइटेड स्टेट मतलब n2 क्या हो गया 8। अब n डैश क्या होगा, यूवी रीजन, इससे पता चलेगा यूवी रीजन, और यूवी रीजन में क्या होता है आपका n डैश क्या होता है, सीरीज नंबर इसका 1। तो स्पेक्ट्रल लाइंस इन यूवी रीजन इज इक्वल टू 8 माइनस एन डैश, मतलब N2 माइनस एन डैश कितना हो गया 7। इस तरीके से आपको करना है। एक क्वेश्चन और लेते हैं अपन, देखो, फाइंड स्पेक्ट्रल लाइंस इन IR रीजन व्हेन इलेक्ट्रॉन मेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम N2 is equal to 6, 6th एनर्जी लेवल टू ग्राउंड स्टेट। 6th एनर्जी लेवल से ग्राउंड स्टेट पे आना है, लेकिन आपको IR रीजन में बताना है। लेकिन अब जरा ध्यान देना, IR रीजन तो 3 जगह आता है, कहां कहां आता है देखो, ये आपका N1 था, ये N2 था, N3, N4 और N5 इनमें आता है। ये देखो, इसमें तो UV आता है, इसमें विजिबल आता है, और इन तीनों में क्या आता है IR। तो हम क्या करेंगे, तीनों के लिए अलग अलग निकाल के उनको ऐड कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। देखो, तो पहले मैं बता रहा हूं N2 माइनस एन डैश इज इक्वल टू N2 कितना है 6, और एन डैश IR रीजन सबसे पहले कहां आता है n=3 में, तो अपन ये 3 पुट करेंगे यहां एन डैश, तो 6 माइनस 3 कितना आ गया 3। एक बार फिर यही फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन अब की बार एन डैश जो होगा वो क्या होगा 4, तो 6 माइनस 4 कितना हो गया 2। फिर से एक और बार फॉर्मूला लगाएंगे N2 माइनस एन डैश, 6 माइनस एन डैश क्या हो गया आपका अब 5, क्योंकि इन तीनों में ही IR आता है, तो 6 माइनस 5 1 हो गया। अब इनको सबको टोटल कर दो, तो 3 + 2 + 1 आंसर कितना आ गया 6। तो IR रीजन का ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ये 3 जगह आता है IR रीजन, ठीक है, नोट कर लो। फिर एक लास्ट क्वेश्चन और लेते हैं, फिर अपन आगे अगले टॉपिक पे चलेंगे। अब हम आखिरी क्वेश्चन, अब बहुत बढ़िया क्वेश्चन ले रहे हैं स्पेक्ट्रल लाइन से रिलेटेड। देखना ध्यान से, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ लो और एक बार पॉज करके खुद भी ट्राई कर लो, फिर उसके बाद वापस आ जाना। फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन व्हेन इलेक्ट्रॉन मेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम 10th एनर्जी लेवल टू ग्राउंड स्टेट। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन 10th एनर्जी लेवल से ग्राउंड पे हो रहा है, लेकिन उन्होंने ये बोला है कि देयर इज नो ट्रांजिशन इन बामर सीरीज। बामर सीरीज के ट्रांजिशन नहीं लेने, हमें कंसीडर करना कि बामर सीरीज के ट्रांजिशन नहीं लेने हैं। इसका मतलब हम क्या करेंगे, टोटल लाइंस निकाल लेंगे और बामर सीरीज की सीरीज वाले फॉर्मूले से निकाल लेंगे और उनमें से माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन उसमें एक और छोटी सी बात है, वो समझने वाली है। देखो, पहले मैं निकाल रहा हूं टोटल
टोटल स्पेक्ट्रल लाइंस 10th एनर्जी लेवल मतलब n2 10, ग्राउंड स्टेट मतलब n11, तो n2 10 हो गया, n11 हो गया, डेल्टा n 9 हो गया। फॉर्मूला लगा दो, डेल्टा n इंटू डेल्टा n प्लस 1/2, तो ये हो गया 9 इंटू 10/2 45, तो ये टोटल लाइन आ गई 45। अब हम क्या करेंगे, बामर सीरीज तक की लाइन निकाल लेंगे, ठीक, और इनमें से बामर सीरीज वाली माइनस करेंगे। तो देखो जरा, टोटल लाइंस इन बामर सीरीज, तो बामर सीरीज का एन डैश क्या होता है 2, और n2 क्या है आपका 10, n2 माइनस एन डैश क्या हो गया 10 माइनस 2 क्या हो गया 8। तो ये टोटल लाइन थी, ये बामर की थी, टोटल में से बामर की माइनस कर देंगे, तो टोटल में से बामर की माइनस कर दो, तो 45 माइनस 8, 45 माइनस 8 कितना हो जाएगा ये 37 लाइंस। लेकिन अब जरा ध्यान दो, इस चीज को एक बार और पढ़ो, क्या लिखा है ये, देयर इज नो ट्रांजिशन इन बामर, मतलब बामर वाली हटानी थी। अब अगर बामर वाली कोई ट्रांजिशन हो ही नहीं रहा है तो बामर से लाइमन में कैसे जाएगा, तो एक एक्स्ट्रा लाइन जो आ रही है वो भी माइनस करेंगे, तो 37 माइनस 1 इज इक्वल टू 36। बहुत ध्यान से समझना इस बात को, टोटल लाइन्स आई थी 45, बामर तक की लाइन्स आई थी 8, बामर तक की, लेकिन इसमें बामर से लाइमन वाली इसमें अभी भी थी, ध्यान रखना। तो हमने क्या करा, 45 माइनस 8 37, ये टोटल लाइन्स आई, लेकिन उसमें एक बामर से लाइमन वाली भी तो थी। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने बोला है कि नो ट्रांजिशन इन बामर, जब बामर में आएगा ही नहीं तो बामर से जाएगा कैसे, तो इसलिए एक लाइन और हमें माइनस करनी पड़ेगी। तो फाइनल आंसर हमें क्या देना है इसका 36। तो बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को फिर से देख लो, अगर आपको नहीं समझ आया तो दोबारा पीछे रिवर्स जाओ और फिर देखो क्वेश्चन को जो मैंने बोला है, नोट कर लो इसको, फिर अगले टॉपिक पे चलते हैं।